started with this chapter or rather topic of nuclei. और न्यूक्ली में भाई साहब व्हाट वी आर स्टडिंग इज प्राइमरली, हमने भाई साहब बहुत ज्यादा चर्चा एटम्स के चैप्टर में इलेक्ट्रॉन्स के बारे में की थी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में वैसे भी केमिस्ट्री में काफी सारा डिटेलिंग हम कर चुके हैं। तो राइट नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट अगर हम एटम के अंदर जो न्यूक्लियस में जाते हैं उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ये न्यूक्लियस जो एक्चुअली प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के क्लस्टर से बना हुआ है, ठीक है। सो यस्टरडे वी हैड सर्टेन थिंग्स दैट वी स्टडीड। जैसे आपने पढ़ा कि भाई साहब किसी एटम का जो रेडियस है दैट विल बी इक्वल टू आर नॉट इंटू ए रेज टू 1/3। नाउ व्हाट इज दिस ए? ए इज नथिंग बट ए इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। आपके भाई साहब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, या जब हम एटॉमिक मास को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो दिस इज समथिंग दैट वी हैड स्टडीड। वी आल्सो स्टडीड व्हाट इज बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी होती क्या है? जब आप बहुत सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को इकट्ठा करते हैं तो उनको इकट्ठा रखने के लिए देयर विल बी, तो आपने देखा कि हमने अलग अलग प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के जब एनर्जी निकाले और जब इनको एक एटम के अंदर डाला, तब जब इनकी एनर्जी निकाली तो ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के जो इंडिविजुअल एनर्जी लेवल्स थे इट वाज लेस, दिस वाज लेस एज कंपेयर टू दिस। इसका मतलब थोड़ा बहुत एनर्जी आपका किस में यूज हो गया है इन ऑर्डर टू ब्रिंग देम क्लोज टुगेदर, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टडी दिस एंड कंटिन्यू दिस फर्दर, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। तो आप देखोगे कि मास में ये एनर्जी आती कहां से है? आपके आइंस्टाइन के इक्विवेलेंस रिलेशनशिप दैट इज mc स्क्वायर से। तो जब भी मास आपका जाता है या ऐड होता है देयर इज एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी ईदर एडेड और रिलीज्ड, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली एज पर mc स्क्वायर। तो हमने देखा कल मास की वैल्यू क्या हो जाएगी? e by c का स्क्वायर हो जाएगा, इट विल बी e by c का स्क्वायर, ओके। मास डिफेक्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एटॉमिक मास एंड द प्रेडिक्टेड मास कैलकुलेटेड। तो मास डिफेक्ट है क्या? व्हाट इज मास डिफेक्ट? Mass defect is the difference between the actual atomic mass and the predicted mass calculated by adding the mass of protons and neutrons present in the nucleus, ठीक है। तो भाई साहब आपका mass of protons plus mass of neutrons ये आपका actual mass होना चाहिए atomic mass, लेकिन आपको atomic mass इससे कम मिलता है, ठीक है। तो mass defect एक क्रिएट होता है और यही mass defect आपका बाइंडिंग एनर्जी में लगा होगा। इस चीज को समझिए। यहाँ पे देखो, समझ लो आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का एक पर्टिकुलर मास होगा। इस मास से एक्चुअली जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर हैं उनका मास कम होगा, ठीक है। द मास ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स व्हिच आर फॉर्मिंग द क्लस्टर विद इन द न्यूक्लियस विल बी लेसर देन द एक्चुअल इंडिविजुअल मासेस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और ये क्यों हुआ रहेगा? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत मास का कन्वर्जन हो गया है, किसमें? एनर्जी में। क्योंकि इनको बाइंड करके रखने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। देखो सिस्टम की एनर्जी क्यों बढ़ेगी? क्योंकि आप अगर दो प्रोटॉन्स को सामने ला रहे हो तो ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज एंड हेंस यू विल हैव टू अप्लाई एनर्जी इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट दे आर टुगेदर। इन ऑर्डर टू अप्लाई दिस पोटेंशियल एनर्जी, वेयर आर यू गोइंग टू गेट द पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम द कन्वर्जन ऑफ मास, ठीक है। तो यहाँ पे मास का कन्वर्जन होगा। तो मास डिफेक्ट, आपका प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास इतना होना चाहिए लेकिन किसी एटम में जो आपको एक्चुअल मास मिल रहा है वो उससे लेसर मिल रहा है, ठीक है। दिस इज नोन एज मास डिफेक्ट, दैट इज डेल्टा एम is the difference between the actual atomic masses and the predicted masses calculated by adding the mass of protons and neutrons present in the nucleus, ठीक है। तो ये मास डिफेक्ट कहां से आया है? इसी मास डिफेक्ट के चलते आपको एनर्जी मिली है इन ऑर्डर टू बाइंड द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। सब मास डिसअपियर्स ड्यूरिंग द फॉर्म ऑफ द न्यूक्लियस। तो थोड़ा बहुत मास आपका लुप्त हो जाएगा ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। तो जितने भी टोटल आपके मास होंगे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के, आपने देखा भाई साहब प्रोटॉन्स का मास इज अप्रोक्सीमेटली 1.67 into 10⁻27 kg, जिसको हम 1 AMU भी बोलते हैं। और लगभग इतना ही मास भाई साहब न्यूट्रॉन्स का भी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की मास की कोई कदर नहीं है क्योंकि उसका मास बहुत कम है एज कंपेयर टू दिस। सो आवर मेजर मास ऑफ द एटम इज कमिंग फ्रॉम द masses of the protons and the neutrons, ठीक है। तो सम मास डिसअपियर्स, ये मास कोई भूतीला डिसअपियरेंस नहीं है, ये मास आपका डिसअपियर इसलिए हुआ है क्योंकि आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एक क्लस्टर में रखने के लिए, ठीक है। और इस एनर्जी को सप्लाई कौन करेगा? ये जो डिसअपियरिंग मास है बाय आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस, ठीक है। सो सम मास डिसअपियर्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियस और सम एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियस। तो एनर्जी आपका रिलीज होगा ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। मास दैट डिसअपियर्ड इज नोन एज मास डिफेक्ट
the actual mass of the atomic nucleus is always less than the sum of the masses of the protons and the neutrons present in the nucleus. मतलब क्या है, समझ लो, ये कोई एटम है और एटम का मास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से ही बनता है, ठीक है. वी डू नॉट कंसीडर द मास ऑफ द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स एट ऑल, ठीक है. अभी समझ लो भाई साहब, यहाँ पे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का कोई मास बन रहा है, ठीक है. दिस इज द एक्चुअल मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ये आपका एक्चुअल मास है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का. और अगर आप अलग से प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को लगा अलग करके उनके मासेस लोगे, ठीक है, तो सॉरी, आपका जो एटम के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है और एक्चुअल जो आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, इनको अगर ऐड करोगे तो आपको ये वाला मास इससे कम दिखेगा, बिकॉज सम अमाउंट ऑफ मास इज लॉस्ट, ठीक है. When a nucleus is formed, energy is released. The energy is removed in the form of reduction in the total mass. तो यही एनर्जी भाई साहब कहां से रिलीज हो रही है? बाय रिडक्शन इन द टोटल मास, ठीक है. आपके टोटल मास में रिडक्शन होगा. This missing mass is known as the mass defect and in accounts for the energy released. तो आपका ये मास डिफेक्ट जो है, मतलब होना चाहिए था भाई साहब इतना, लेकिन हो रहा है इतना. ये जो टोटल मास आया आपका न्यूक्लियस का, ये एक्चुअल मास ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से लेस देन है. तो इसका मतलब मास गया कहां? मास गया आपके एनर्जी में. एनर्जी से आपका ये पूरा कंबाइन होकर बना है न्यूक्लियस, ठीक है. ओके, मास डिफेक्ट. सो व्हाट इज मास डिफेक्ट? आप देखो, ये न्यूक्लियॉन्स, ठीक है. ये न्यूक्लियॉन्स कौन है भाई साहब? आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं जो सेपरेटेड है, फ्री है, ठीक है. आप इनका एक एक का मास उठाकर देखेंगे अगर, ठीक है, और इनको न्यूक्लियस में अगर आप डालकर देखेंगे तो ये मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स है और ये आपका मास ऑफ न्यूक्लियस है. न्यूक्लियॉन्स मतलब दे आर सेपरेटेड, दे आर फ्री, ठीक है. और जब आप इस पे तो मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ये इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स के मासेस को ऐड करेंगे तो ये मास ऑफ न्यूक्लियस से हमेशा ज्यादा होगा और यहां से ही आता है आपका मास डिफेक्ट. तो ये जो लुप्त हुआ है या ये जो आपका मास गायब हुआ है, ये किस में गया है? ये मास आपका एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, क्योंकि in order to hold this you will require energy. Where are you going to get this energy from? You are going to get this energy from the mass reduction that has happened. ये मास रिडक्शन जो हुआ है उससे आपको एनर्जी मिलेगी, ठीक है. आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस. इज दिस सिंपल कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है. इसके मैथमेटिकल पार्ट को हम बाद में देखेंगे, लेकिन क्या कंसेप्चुअली ये समझ में आ रहा है? ठीक है. ओके, सो आपका मास डिफेक्ट होता क्या है? मास डिफेक्ट इज मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस. मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब, न्यूक्लियॉन्स मतलब क्या है? जो बाहर है, जो अभी भी एटम के अंदर नहीं आए, सेपरेटेड हैं, ये मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स है माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, अभी ये अंदर आ गए, ठीक है. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस. तो ZMP मतलब क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर. Z मतलब हो गया एटॉमिक नंबर और ये हो गया आपका मास ऑफ प्रोटॉन्स, है ना. मास ऑफ प्रोटॉन्स की बात कर रहे हैं ना, कितने प्रोटॉन्स होंगे? जितना आपका एटॉमिक नंबर होगा भाई साहब. अगर 13 प्रोटॉन्स है तो 13 प्रोटॉन्स होंगे, तो 13 इंटू द मास ऑफ वन प्रोटॉन विच इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg और 1 AMU, ठीक है. ये हो गया ZMP. और यहाँ पे न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर होता है आपका न्यूट्रॉन्स, ठीक है. तो ये हो गया भाई साहब आपका एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर. ये हो गया आपका इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन्स. ऑलमोस्ट दोनों का सेम है भाई साहब, दिस इज ऑलमोस्ट द सेम. माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, जो भी आपका मास ऑफ न्यूक्लियस आ रहा, ठीक है. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता हम. सो एनर्जी रिलीज आपका कितना हो जाएगा? E विल बी डेल्टा MC का स्क्वायर. ये जो डेल्टा E है और आपका ये हुआ डेल्टा M, है ना. डेल्टा M दैट इज मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस. तो मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या हो जाएगा? मास ऑफ प्रोटॉन्स दैट इज ZMP, ठीक है. मास ऑफ वन प्रोटॉन इज MP into Z दैट इज एटॉमिक नंबर प्लस एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर दैट इज मास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स into मास ऑफ न्यूट्रॉन्स. ये हो गया भाई साहब आपका क्या? मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स. इससे आप क्या माइनस कर दोगे भाई साहब? इससे आप मास ऑफ न्यूक्लियस को माइनस कर दोगे, तो इससे आपका आ जाएगा मास डिफेक्ट. ये जो मास डिफेक्ट है, दिस हैज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. तो यही एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी? MC का स्क्वायर. MC का स्क्वायर मतलब ये वाला जो आपका मास डिफेक्ट आया है इनटू C का स्क्वायर. इनटू भाई साहब इसको C के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो. दिस इज योर बाइंडिंग एनर्जी. तो फटाफट से देखते हैं भाई साहब, बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बताइए, बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अरे बोलो ना, बोलो भाई साहब. बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा MC का स्क्वायर, where delta M is the mass defect. ये आपका भाई साहब क्या है? दिस इज द मास डिफेक्ट. ये आपका मास डिफेक्ट है. मास डिफेक्ट मतलब होता क्या है? मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है. मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस. मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस.
ओके, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या हो जाएंगे भाई साहब, Z इंटू नंबर मास ऑफ वन प्रोटॉन, Z मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, और ये हो गया मास ऑफ वन प्रोटॉन, तो ये हो गया टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। और आपके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, न्यूट्रॉन्स हमेशा क्या होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू हाउ मच, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, है ना। अगर मैं बोलूं भाई साहब सोडियम में 23 11 Na है, तो इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 23 माइनस 12 दैट इज 11 आपका भाई साहब आ जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहाँ पे भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, A माइनस Z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये हो गया भाई साहब आपका मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, माइनस मास ऑफ जो भी आपका न्यूक्लियस आया होगा, मास ऑफ न्यूक्लियस, इसको अगर आप भाई साहब C स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस विल बी इक्वल टू द बाइंडिंग एनर्जी, इस जो एनर्जी आपको मिनिमम सप्लाई करनी है इन ऑर्डर टू होल्ड द प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स टुगेदर इन द न्यूक्लियस। आर वी क्लियर ऑन दिस बाइंडिंग एनर्जी पार्ट पीपलम? ओके ओके ओके, ठीक है, आगे भाई साहब, ठीक है, दिस इज बेसिकली द बाइंडिंग एनर्जी। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके क्या हो जाएंगे, A माइनस जेड, थ्योरम एक्स में भाई साहब A और Z हो गया, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके कितने हो गए भाई साहब, Z, और ये हो गया आपका क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम? ओके ओके ओके। Nuclear binding energy is the energy required to split an atomic nucleus into its components. It is the energy equivalent to the mass defect. तो भाई साहब जो आपका मास डिफेक्ट आया है उसके इक्विवेलेंट एनर्जी ही आपका बाइंडिंग एनर्जी है। मतलब अगर आपका मास डिफेक्ट आया है डेल्टा एम, ये मास डिफेक्ट क्या है, मास ऑफ द न्यूक्लियॉन्स माइनस द मास ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट एनर्जी कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट एनर्जी हो जाएगी भाई साहब कितनी, डेल्टा एम सी का स्क्वायर, इस मास डिफेक्ट का इक्विवेलेंट एनर्जी इतना आ जाएगा भाई साहब, ठीक है। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्पिल एन एटॉमिक न्यूक्लियस इनटू इट्स कंपोनेंट्स। तो एक एटॉमिक न्यूक्लियस को उसके कंपोनेंट्स में स्प्लिट करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। क्लियर है भाई साहब? ओके, इट इज द एनर्जी इक्विवेलेंट टू द मास डिफेक्ट, यही एनर्जी भाई साहब किसके बराबर है, मास डिफेक्ट के बराबर। आर वी क्लियर? क्लियर, ठीक है, यही एनर्जी आपके मास डिफेक्ट के बराबर है। और द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, ये आपके न्यूक्लियॉन्स हैं, ये भाई साहब क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियस बना रहे हैं प्लस एनर्जी। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो भाई साहब ये आपका क्या है, ये न्यूक्लियस बना है प्लस ये एनर्जी रिलीज होगी। ये एनर्जी क्यों रिलीज होगी, क्योंकि आपके मास का घटाव हुआ है, देयर इज अ डिक्रीज इन मास, हाउ मच, डेल्टा एम मास डिक्रीज हुआ है, यही आपका मास डिफेक्ट है। अगर यही आपका मास डिफेक्ट है तो इस मास के करीबन आपका एनर्जी रिलीज हुआ होगा, तो ये एनर्जी आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, डेल्टा एम इंटू सी का स्क्वायर, तो आपकी एनर्जी रिलीज होगी ना, समझ में आ रहा है भाई साहब, इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है, सो देयर विल बी एन एनर्जी दैट विल बी बेसिकली रिलीज्ड, ठीक है, क्लियर है। जैसे देखो अगर समझ लो स्कूल में आपके क्लास में कोई नहीं है, तो यहाँ पे भी कोई नहीं होगा, तो आप अपने जानवर रूप में उतर आएंगे, है ना। तो what will happen when the entire class will become savage, right? So we all are basically on the same age group, तो ये होगा ही, ठीक है। तो इतनी एनर्जी है, लेकिन एक कोई कंट्रोल करने आता है तो एनर्जी डायरेक्टेड होती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। सो एनर्जी इज बेसिकली डायरेक्टेड टू अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, कोई उसमें इंटरेस्टेड हो या ना हो वो दूर की बात है, बट देन एनर्जी स्प्लिट अप नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पे भी भाई साहब जैसे ही यहाँ पे आप पूरे एक न्यूक्लियॉन्स को एक साथ लाएंगे, देयर विल बी एन एनर्जी दैट विल बी रिलीज्ड, ठीक है, दिस एनर्जी विल बी रिलीज्ड एंड दिस एनर्जी इज बेसिकली व्हाट, दिस एनर्जी इज ड्यू टू द मास डिफेक्ट। तो ये जितना आपका मास का लॉस हुआ होगा उतना ही एनर्जी इक्वलेंस होगा और यही एनर्जी भाई साहब रिलीज होगी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके। मोर बाइंडिंग एनर्जी मोर स्टेबल न्यूक्लियस, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है भाई साहब, जितनी आपकी एनर्जी किसी सिस्टम की कम होती जाती है उतनी उस सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो जितना आपका एनर्जी कम होता जाएगा किसी सिस्टम का, किसी सिस्टम को मेंटेन करने के लिए जितना आपको कम एनर्जी लगेगा उतना ही उस सिस्टम का स्टेबिलिटी होगा, ठीक है। अभी अगर मेरे न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियॉन्स आए हैं उसके वजह से जो एनर्जी निकल रही है वो अगर ज्यादा होगी तो मतलब इस सिस्टम को इस एनर्जी की जरूरत नहीं है ना। तो इसका मतलब इस सिस्टम का एनर्जी क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, मतलब उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। जितना ज्यादा आपका एनर्जी ड्रॉप होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। द मोर इज द एनर्जी ड्रॉप द मोर विल बी द स्टेबिलिटी, समझ में आ रहा है, क्योंकि लेसर द एनर्जी मोर इज द स्टेबिलिटी, ये तो केमिस्ट्री का इक्वेशन है भाई साहब। जिस सिस्टम का जितना कम आपका एनर्जी मेंटेनेंस होगा उतना उसका स्टेबिलिटी होगा,
तो भाई साहब अगर इस न्यूक्लियॉन्स का समूह जो है न्यूक्लियस बना रहा है और उसमें इतनी एनर्जी भाई साहब जा रही है, तो सिस्टम का एनर्जी इतने से ड्रॉप हो रहा है। अगर सिस्टम का एनर्जी इतने से ड्रॉप हो रहा है तो इसकी जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतना ज्यादा ड्रॉप होगा, और जितना ज्यादा ड्रॉप होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, तो अगर आपका मास डिफेक्ट ज्यादा है, अगर आपका मास डिफेक्ट ज्यादा है तो उसका एनर्जी इक्विवेलेंस भी ज्यादा होगा, बाइंडिंग एनर्जी जिसको हम बोलेंगे, और उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। क्या ये समझ में आ रहा है? मोर इज द मास डिफेक्ट, more is the energy that is emitted, and more will be the stability. Are we clear on this one, people? State witness, state witness, बहुत बढ़िया। ओके, फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी, एक सवाल है देखिए, एसोसिएटेड विद द मास डिफेक्ट ऑफ वन एटॉमिक मास यूनिट। एक एटॉमिक मास यूनिट से कितना बाइंडिंग एनर्जी एसोसिएटेड होगा? तो यहाँ पे आपको भाई साहब मास दिया हुआ है, डेल्टा एम की वैल्यू दी हुई है, कितना है भाई साहब? 1 AMU, और हमें मालूम है 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास दोनों ही आप सेम ले लोगे, इलेक्ट्रॉन के मास का तो कोई कंसिडरेशन इस टॉपिक या चैप्टर में नहीं है। ठीक है, सो यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड दैट यू डोंट हैव टू इन्वॉल्व। हाँ, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो लगेगा, क्योंकि जगह जगह पे आपका मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये सब आएगा। जब आप भाई साहब एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं या जूल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, देन यू वुड नीड दैट यूनिट ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻90। ठीक है, चलिए भाई साहब यहाँ पे आपका डेल्टा एम का वैल्यू कितना है? 1 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ओके, तो बाइंडिंग एनर्जी इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा भाई साहब? बाइंडिंग एनर्जी दैट इज डेल्टा ई, दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी का स्क्वायर। कर लीजिए भाई साहब, यहाँ पे डेल्टा एम मतलब हो गया आपका 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इंटू सी का स्क्वायर, दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड इसका भाई साहब स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? ये हो जाएगा इसका बाइंडिंग एनर्जी। अभी आप भाई साहब इसका, तो इसको अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसका स्क्वायर करेंगे तो 9, ये हो गया आपका 1.67 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 10⁻16। ठीक है, 7 9 9 6 54, 54 प्लस 660, 9 1 9 प्लस 6 15, तो यहाँ पे 7 से 6 गया 1, 2 से 1 गया 1, -11। ठीक है, जो भी आपका आ रहा हो, तो कितना आ रहा भाई? इतना कैसे आ गया? तो यहाँ पे कितना आया भाई साहब? 1.67 इंटू 9 करिए, ये इतना कैसे आ गया यार? 1.67 इंटू 9, नहीं है ना? 7 9 63, 9 6 54, 54 प्लस 660, 9 1 9 प्लस 6 15, यही तो आ रहा है भाई साहब। और यहाँ पे 10⁻⁻27 है, और इधर कितना है? इन प्लस 16 है ना, ये होगा ना? 10⁻16, अरे हाँ ना कुछ बोलेंगे भाई साहब। ओके, तो ये हो गया आपका 10⁻7 से 6 गया 1, 2 से 1 गया 1, -11। तो अगर हम करते हैं 1.503, तो ये हो जाएगा 10⁻10। ये आया आपका भाई साहब जूल्स में। जूल्स में क्यों? क्योंकि केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर है, सो दिस विल बी बेसिकली जूल्स। क्योंकि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है आपका न्यूटन, और एक और मीटर है तो न्यूटन मीटर, मतलब आपका जूल्स में आ गया। अभी इसी जूल्स को अगर आपको भाई साहब किस में कन्वर्ट करना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, तो डिवाइडेड बाई भाई साहब 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी अगर ये करते हैं अपन तो कितना आएगा भाई साहब? तो यहाँ पे आ गया आपका 16, और ये हो गया 15 भी, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब? 10⁻10 माइनस माइनस 19, तो कितना हो गया भाई साहब? 19 - 10, तो ये हो गया आपका -9, है ना? नहीं, -19 प्लस 9, ठीक है, प्लस 9 हो गया ये। ओके, 16 9 से ही जाएगा भाई साहब, 9 6 9, हाँ कितना आ रहा है? 1.503 को भाई साहब 1.6 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है? 0.93।
इसमें शीट दे दो। जल्दी 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 बैठो भाई, वहां पे शीट्स है ना? तेरा कौन सा है? हम्म। ओके, सो यहाँ पे देखो, हाँ तो अपन इसको डिवाइड करें, किसने डिवाइड किया क्या भाई साहब? कुछ और ही कार्यक्रम चल रहा है इधर, आगे नहीं है। 93 पे दम तोड़ दिया। ओके, 0.93।
ओके 0.93 इंटू 10⁻⁹ ठीक है। तो 0.93 इंटू 10 कितना है भाई साहब, ये 19 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है ना ये। तो अगर हमने इसको इधर कर दिया तो 9.3 इंटू 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, ठीक है। तो जिसको अपन क्या लिख सकते हैं 9 पॉइंट, नहीं हमने इसको इधर किया है और इसको इधर किया है ना। तो इतने देर से क्या कर रहे थे, कोई सब लोग टाइम पास कर रहे हैं इधर, किसी ने कैलकुलेट किया ही नहीं है। कम ऑन यार, यहाँ पे सिर्फ तमाशा चलता रहेगा, यू आर एडिक्टेड टू इट जस्ट। किसी ने कोई कैलकुलेशन नहीं किया है। 8 और 9 अभी क्या बोल रहे हो मुझे। मजाक बना दिया है साइंस का तुम लोगों ने यार। पता नहीं कितनी कितनी बातें हैं जो आपकी अभी अब तक अनकही हैं, जो डिस्कस करना है आपको। नॉनसेंसिकल टॉक्स। ये हो गया -27 3 इंटू 10⁻16 1.67 इंटू 9। सो अगर हमने इसको डिवाइड कर दिया 1.67 ही रखा इंटू 10⁻⁻27 इंटू 9 इंटू 10⁻16, ये आ गया आपका भाई साहब जूल्स में। अगर हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, ठीक है। सो अप्रोक्सीमेटली ये भाई साहब 1 से जा रहा है। सो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 9 इंटू 10⁻⁻27 प्लस 16 माइनस या प्लस 19, है ना। 19 प्लस 16 कितना हो गया भाई साहब आपका 35 माइनस 27, तो 9 इंटू 10⁻35 माइनस 27 8 10⁻8। तो इसको अपन लिख सकते हैं 9 3, जो भी आपका, अगर मैंने इसको 900 भी कर दिया तो 900 इंटू 10⁻6 हो जाएगा ना, 10⁻6, ठीक है। 900 इंटू 10⁻6 हो जाएगा ये। तो इसको अपन 900 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल सकते हैं। 10⁻6 मतलब हो गया आपका मेगा। तो इसको अगर 931, अगर इसको बराबर 1.67 को अगर आप डिवाइड करेंगे 1.6 से और फिर मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 9.31, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि अगर आपका बाइंडिंग एनर्जी है, क्योंकि ये 931 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको ऐसे ही याद रखिए। अगर एक AMU का आपका एटॉमिक मास है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग बाइंडिंग एनर्जी आपका 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। आप ये सारे तमाम कैलकुलेशंस दिखाने के बाद सीधा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख देते, ठीक है। ये सब सारे कैलकुलेशंस दिखाने के बाद जस्ट राइट इट एज मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। So the binding energy associated with one atomic mass unit, which is 1.67 into 10 raised to minus 27 kg, is equal to 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया आपका 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। हाँ जी, हंसी किस बात की। इसको लिख लीजिए भाई साहब, इंपॉर्टेंट है, फटाफट फटाफट क्विक क्विक जल्दी। One atomic mass unit is equal to 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टू एटॉमिक मास मतलब इतना हो जाएगा, तो डेल्टा एम एटॉमिक मास मतलब इतना हो जाएगा, ठीक है। सो बाइंडिंग एनर्जी आपकी कितना हो जाएगा, डेल्टा ई विल बी इक्वल टू डेल्टा एम, दैट इज एएमयू इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर आपको जूल्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, अगर इसको जूल्स में कन्वर्ट करना है तो, हाँ, डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन। अरे ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, अगर मुझे इसको जूल्स में कन्वर्ट करना है देन व्हाट डू आई डू, डिवाइड क्यों करेंगे। अगर डिवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अरे बाबा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल्स में कन्वर्ट करना है व्हाट डू, यू मल्टीप्लाइड बाय 1.6 into 10 raised to minus 19 एंड वाइस वर्सा। अगर जूल्स को आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो यू डिवाइडेड बाय 1.6 into 10 raised to minus 19, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है। ओके, सो आपका इसका मतलब क्या हो जाएगा 1.6 into 10 raised to minus 19
इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भाई साहब किसके बराबर है? तो ये आपका 1.6 इलेक्ट्रॉन सॉरी जूल्स इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट भाई साहब इतने जूल्स के बराबर है। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर? ओके, सो आपका यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आपने देखा कि एक AMU की वैल्यू कितनी है? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 2 AMU, तो अगर आपका भाई साहब डेल्टा M AMU, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब? डेल्टा M इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डेल्टा E की वैल्यू ये कितना हो जाएगा? डेल्टा M इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता हम? ठीक है, ओके। हाँ, यही है ना, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट उधर से ही आ रहा है। हाँ, उसमें आ गया ना। देखो ना, अभी तो हमने जो कैलकुलेट किया, देखो दिस इज व्हाट वी कैलकुलेटेड ना। यहाँ पे आपका ई डेल्टा ई कितना है? डेल्टा एम इंटू सी का स्क्वायर। डेल्टा एम को तुमने क्या लिया हुआ है? 1 AMU विच इज हाउ मच? 1.67 इंटू 10 रेज टू माइनस 27 kg। और सी मतलब हो गया तुम्हारा 3 इंटू, उसी से तो आया तुम्हारा क्या? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो आ रहा है तुम्हारा ऑलरेडी सी स्क्वायर इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो एक AMU का कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी जो है वो होगा आपका 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको आप अगर जूल्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यू गॉट टू मल्टीप्लाइड विद 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 90। ठीक है, तो एक ये समझ में आ रहा है भाई साहब? कोई कंफ्यूजन? एक AMU की वैल्यू, तो ये सी स्क्वायर इसमें इंक्लूडेड है भाई साहब। दिस सी स्क्वायर इज इन एम्बेडेड इनटू इट। ठीक है, 2 AMU का इतना, डेल्टा AMU का इतना हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, तो आपका भाई साहब डेल्टा ई की अगर हम बात करेंगे तो ये हो गया एक का। ठीक है, डेल्टा ई एक का कितना है? कितना? तो डेल्टा एम अगर होगा AMU तो इतना हो जाएगा भाई साहब। देखो यहाँ पे ऐसा है, 1 AMU, अगर 1 AMU है तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी भाई साहब कितना है? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आपका मास डिफेक्ट जो आया है वो आया है आपका डेल्टा M AMU। मास डिफेक्ट मतलब समझ लें, जो आपके खुले में न्यूक्लियॉन्स थे उनको जब हमने न्यूक्लियस के अंदर डाल दिया तो जो मास का डिफरेंस आया उसको अपन बोलते हैं मास डिफेक्ट। सो डेल्टा M AMU का कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी भाई साहब कितना हो जाएगा? डेल्टा M इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आ रहा है? इसमें सी इंक्लूडेड है, सी स्क्वायर इंक्लूडेड। क्लियर है? आर वी क्लियर? ओके ओके ओके। तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व, द कर्व obtained on plotting the binding energy for nucleon versus mass number is known as the binding energy curve। तो मास नंबर के साथ, ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी कैसा होता है भाई साहब? बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगा? आपका जो एनर्जी लग रहा है दैट इज डेल्टा ई विल बी इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी का स्क्वायर। ठीक है, वर्सेस मास नंबर इज नोन एज द बाइंडिंग एनर्जी कर्व। मुझे बताइए मास नंबर क्या है? व्हाट इज मास नंबर? अरे इतना कंफ्यूज काहे हो जाते हो? कोई सवाल पूछो, नॉर्मल सवाल है भाई साहब। तुम लोगों ने पढ़ा है एटम्स? एटम्स के अंदर क्या क्या होता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होता है। एटॉमिक नंबर पढ़ा है? एटॉमिक मास नंबर पढ़ा है? क्या होता है एटॉमिक मास नंबर? हाँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस, भैया और दीदी लोग भाई साहब बताओ, ये बता नहीं पा रहे। मास नंबर पूछ रहा हूँ यार, इतना क्यों कंफ्यूज हो जाते हो? ठीक है, फटफट, दिस शुड बी एट योर फिंगर टिप्स। मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स है। ठीक है, तो 9th में है भाई साहब, अंकल आंटी बोलेंगे 2 दिन बाद आपको। The curve obtained on plotting the binding energy for nucleon versus mass number is known as the binding energy curve। इसको अपन बोलते हैं। तो मास नंबर अगर बढ़ रहा होगा तो what does it mean? मास नंबर अगर बढ़ रहा होगा तो क्या, what is it meaning? नहीं, बाइंडिंग एनर्जी छोड़ दो, मास नंबर अगर बढ़ रहा है तो एक्चुअली में क्या बढ़ रहा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों भी बढ़ रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई साहब प्रोटॉन्स बढ़ नहीं रहे, सिर्फ न्यूट्रॉन्स ही बढ़ रहे हैं। तो साइमल्टेनियसली आप देखोगे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का ऑलमोस्ट सेम ग्रोथ होता है। ठीक है, तो अगर प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं तो इन प्रोटॉन्स को साथ में रखने के लिए वुड यू रिक्वायर अ लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी? तो अगर यू इफ यू रिक्वायर अ लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी देन विल देयर बी अ लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज डेसिपेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे द कर्व ऑब्टेन्ड ऑन प्लॉटिंग, तो आपने अगर कर्व ऑब्टेन किया, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, आयरन है, मॉलिब्डेनम सॉरी आयोडीन है। ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जैसे जैसे आपका मास बढ़ता जाएगा, देखो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। न्यूक्लियन मतलब क्या है? या तो प्रोटॉन या तो न्यूट्रॉन। हमने यहाँ पे ये इतने सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है। लेट्स से सोडियम के अंदर आपके भाई साहब कितने हैं? 23 टोटल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है। तो अगर मैं बाइंडिंग एनर्जी देखूंगा
तो बाइंडिंग एनर्जी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी अपॉन 23 कर दूंगा। ये हो गया मेरा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो जैसे मैं अगर देखो यहाँ पे सोडियम का उठा रहा हूँ, वेयर इज सोडियम, कैन यू सी इट? भाई नहीं दिख रहा भाई साहब, ये सोडियम तो इधर नाइट्रोजन है। चलिए नाइट्रोजन का ही उठा लेते हैं। तो नाइट्रोजन का भाई साहब यहाँ पे 14 आ गया। तो दिस इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। हाउ मेनी न्यूक्लियन डज इट हैव? 14। ठीक है, तो ये आपके अलग अलग है। तो द कर्व ऑब्टेन्ड ऑन प्लॉटिंग द बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियन वर्सेस आपने यहाँ पे मास नंबर रखा है। ठीक है, मास नंबर इज नोन एज द बाइंडिंग एनर्जी कर्व। ये आपका बाइंडिंग एनर्जी कर्व हो गया। इस कर्व का ऐसा कैरेक्टरिस्टिक क्यों है इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे, बट दिस इज द binding energy per nucleon plotted against the mass number. This mass number is inclusive of both the nucleons, that is protons and neutrons. ठीक है, clear है? Any questions? Some okay. The most stable nuclei are those with the largest binding energy. ठीक है, जितना ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगा भाई साहब उतना स्टेबल होगा, क्योंकि उतनी ही एनर्जी उस एटम से निकल गई है। उस एटम से उतनी एनर्जी अगर निकल गई है तो जितना एटम से एनर्जी निकलता जाएगा, जितना उसका मेंटेनेंस एनर्जी कम होता जाएगा, उतनी उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, द मोर इट विल बी स्टेबल। समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, सो द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई आर दोस विथ लार्ज बाइंडिंग एनर्जी। ऐसी लड़की से शादी करेगा ना जिसका मेंटेनेंस कम हो, है कि नहीं? स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी, है ना? मैरिड लाइफ में स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। भाई साहब हाई खर्चीले वाले को उठा लाया तो दिन दोगुना रात चौगनी हो जाएगी भाई साहब। ओके ओके, सो द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लिय आर दोस विद द लार्जेस्ट बाइंडिंग एनर्जी। तो नियर Fe एंड Ni, ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे भाई साहब आयरन और Ni को अगर देखोगे, निकल और आयरन का, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आयरन, तो यहाँ पे देखो धीरे धीरे स्टेबल होता जा रहा है। ठीक है, तो near iron and nickel with atomic number which is approximately equal to 56, with increase in mass number binding energy per nucleon first increases rapidly reaches the maximum value। तो यहाँ पे maximum value आपका iron का दिख रहा है। The maximum value for binding energy per nucleon is about 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको लिख लीजिए भाई साहब, मैक्सिमम वैल्यू जो है आपके सारे मेटल्स में आपको दिख रहा है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। इसके बाद विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास बाइंडिंग एनर्जी नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो आफ्टर दिस लेवल with increase in the atomic mass you don't see an increase in the binding energy। ठीक है, with increase in mass number binding energy per nucleon first increases rapidly and reaches the maximum value for this। The maximum value for binding energy per nucleon is about, और ये किसके लिए है? आयरन के लिए है। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे बाइंडिंग एनर्जी में इंक्रीज नहीं हो रहा है, एटॉमिक मास में तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन बाइंडिंग एनर्जी में इंक्रीज नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसके बाद एटम्स धीरे धीरे स्टेबल होते जा रहे हैं। एटम्स नहीं बोल सकते हम, एटम्स के अंदर जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल होता जा रहा है। ठीक है, इट डजंट नीड मोर एनर्जी फॉर दिस स्टेबिलिटी। ठीक है, ओके। Thereafter, with increase of mass number, binding energy per nucleon decreases very slowly to about 7.6। तो 8.8 से आपको ड्रॉप होता हुआ मिलेगा 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहां तक? यूरेनियम 238 विच इज बेसिकली अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ये आपको बाइंडिंग एनर्जी तक। वेरी लाइट न्यूक्लियर आर लीस्ट स्टेबल, वेरी हैवी न्यूक्लियर आर अनस्टेबल। ठीक है, द न्यूक्लियर विद इंटरमीडिएट मास नंबर्स आर द मोस्ट स्टेबल। बहुत लाइट जो न्यूक्लियर होते हैं वो बहुत लीस्ट स्टेबल होते हैं, जिनका न्यूक्लियस बहुत कम है। वेरी हैवी न्यूक्लियर आर अनस्टेबल, जैसे आपका यूरेनियम वगैरह हो गया। द न्यूक्लियर विद इंटरमीडिएट मास नंबर्स आर द मोस्ट स्टेबल। ठीक है, देखो इस चीज को समझो, ये आपके भाई साहब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। आप आयरन तक पहुंच गए। ठीक है, उसके बाद ड्रॉप क्यों होता दिख रहा है आपको यूरेनियम तक? एनर्जी लेवल में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में आपको ड्रॉप क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे भीड़ बढ़ रही है, और भीड़ जब बढ़ रही है तो उनके बीच में एनर्जी भी बढ़ रही है, तो आपका बाइंडिंग एनर्जी अभी ड्रॉप होता जा रहा है। समझ में आ रहा है? मतलब अभी आपको ज्यादा प्रोटॉन्स को एक साथ रखना है, और इसीलिए आप अभी उतनी ज्यादा एनर्जी लूज नहीं कर सकते। यू विल हैव टू अप्लाई एनर्जी इन ऑर्डर टू स्टॉप देम। भीड़ बढ़ रही है। ठीक है, जैसे भाई साहब एक क्लास में एक टीचर की रिक्वायरमेंट है, दो क्लास में दो टीचर की रिक्वायरमेंट है। अगर पूरे स्कूल को आपने हॉल में इकट्ठा कर लिया है तो 20 टीचर की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। तो वैसा इसका मतलब क्या बोल रहे हैं आप टीचर्स को मान लो एनर्जी है, तो एनर्जी बढ़ रहा है ना भाई साहब। ठीक है, आपने भीड़ इकट्ठा कर रहे हो आप,
तो इसके लिए एनर्जी बढ़ेगी, इसीलिए आपको बाइंडिंग एनर्जी में ड्रॉप मिल रहा है। बाइंडिंग एनर्जी क्या है? टू बाइंड देम। तो इसमें आपको ड्रॉप मिल रहा है, मतलब अभी जो एनर्जी निकल रही थी आपके एटम से, वो एनर्जी निकल नहीं रही है, वो रह जा रही है। क्या ये समझ में आ रहा है? बिकॉज यू नीड सो मेनी प्रोटॉन्स टू बी हेल्ड टुगेदर, और फिर अफला तफली होगी। ठीक है, एक टीचर को एक क्लास कंट्रोल करने में या 20 टीचर्स को पूरे स्कूल को कंट्रोल करने में किसमें ज्यादा मशक्कत लगेगा? 20 टीचर को पूरे स्कूल को कंट्रोल करने में, राइट? ऑल्दो दे आर 20 टीचर्स अवेलेबल, बट टू कंट्रोल द एंटायर स्कूल, बिकॉज वन टीचर विल बी अक्वेंटेड विद वन क्लास। ठीक है, जो भाई साहब 10th या 12th के लेवल में पढ़ाता रहेगा, उसको अगर आप नर्सरी के बच्चों को संभालने दे देंगे तो वो क्या हालत खराब हो जाएगी उसकी, है ना? एंड वाइसा वर्सा। ठीक है, तो ये आपका भाई साहब कैसा होगा कि जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो बाइंडिंग एनर्जी ड्रॉप होती जाएगी। एंड दिस इज व्हाट वी सी इन दिस ग्राफ। ठीक है, अगर आप देखोगे इस ग्राफ में बाइंडिंग एनर्जी कैसे ड्रॉप हो रही है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके एटम्स के अंदर एटॉमिक मास बढ़ रहा है। देखो एटॉमिक मास बढ़ रहा है। ठीक है, जब तक आप 50 तक थे, 56 तक थे, तब तक आपको भाई साहब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज होता हुआ दिखा। जैसे ही रैपिडली आपका भाई साहब 50 से कहां पहुंच गए आप, 200, मतलब ऑलमोस्ट 4 टाइम्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैव ऑलमोस्ट इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। You see a sharp decrease in the binding energy because now it is difficult to control them, and now the atom will become unstable. ठीक है, ये एटम भाई साहब धीरे धीरे अनस्टेबल होता जाएगा। ठीक है, इट विल नॉट बी एबल टू होल्ड सो मेनी पार्टिकल्स। ओके, so the decrease in binding energy per atom, per atom, binding energy with regards to atomic mass for heavy nucleus is due to the electrostatic repulsion. Obviously भाई साहब प्रोटॉन्स आपके बढ़ गए हैं और रिपल्शन बढ़ जाएगा, मतलब आपकी मेंटेनेंस एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, उतने सारे प्रोटॉन्स को एक साथ रखने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और इसीलिए आपका बाइंडिंग एनर्जी ड्रॉप होगा। ठीक है, आप कितने ही मास को डिसॉल्व करके इतनी एनर्जी नहीं क्रिएट कर पाएंगे, इसीलिए अनस्टेबिलिटी बढ़ने लगती है। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि किसी मतलब न्यूक्लियॉन्स का मास और न्यूक्लियस के मास में थोड़ा सा फर्क है, जिसको हम मास डिफेक्ट बोलते हैं, और यही मास डिफेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट होकर बाइंडिंग एनर्जी बनाता है, जिससे ये एक समूह में रहते हैं। बट इफ वी हैपन टू increase the number of protons, what will happen? When we increase the number of protons, the repulsive force between them will increase. Hence, you will need a larger amount of energy to hold them stable, and this cannot be compensated with mass. ये आपके मास से कॉम्पनसेट नहीं हो पाएगा, इसीलिए जितना ज्यादा भाई साहब आपका एटॉमिक मास बढ़ता जाएगा, उसकी अनस्टेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। इसलिए यू विल सी यूरेनियम that is having atomic mass of 238, which is a very high atomic mass. Obviously, the number of protons will be very large. You cannot have a certain amount of mass getting converted into energy to hold such a number of high number of protons together. ठीक है, सो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर एटम आपका भाई साहब डिक्रीज होता जाएगा पर न्यूक्लियन। The most stable nuclei are those with the largest binding energy. तो near iron and nickel with atomic number 56. ठीक है, ये क्या है भाई साहब, ये तो सेम चीज ही है। ओके, मेन फीचर ऑफ बाइंडिंग एनर्जी इज हाई इन द लार्ज। ठीक है, हाई इन द लार्ज, दैट इज आपका एटॉमिक मास 28 से लेकर 138 तक बाइंडिंग एनर्जी आपको हाई दिखेगा। इसको लिख लीजिए भाई साहब, बाइंडिंग एनर्जी विल बी हाइयर। ग्राफ को एक्सप्लेन करने में कभी कभी लग जाएगा। बाइंडिंग एनर्जी इज हाई इन दिस रेंज 28 to 138. हम्म, okay, so light nuclei such as of hydrogen combine to form heavy nucleus to form greater stability. This process is called nuclear fusion. ठीक है, light nuclei such as that of hydrogen, light nuclei जो हाइड्रोजन का है, combines to form heavy nucleus for greater stability. तो light nuclei की भाई साहब stability less होती है। ठीक है, और तो इसीलिए वो combine कर जाते हैं, they will basically combine to form a nucleus of higher stability. Okay, heavy nuclei, let's say A, which is atomic mass, मतलब जहां पे number of protons plus number of neutrons
220 से ग्रेटर हैं आर हाईली अनस्टेबल, ठीक है, एंड ब्रेक्स इनटू नियरली इक्वल न्यूक्ली व्हिच आर स्टेबल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन, ठीक है। तो लाइट न्यूक्ली में कौन सा प्रोसेस होता है भाई साहब, न्यूक्लियर फ्यूजन का, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। और हैवी न्यूक्ली में कौन सा प्रोसेस होता है भाई साहब, न्यूक्लियर फिशन का, ठीक है। जस्ट मेक अ नोट ऑफ दिस, अगर एटॉमिक मास आपका 220 से ज्यादा हो जाता है तो द प्रोसेस दैट वी सी हियर इज दैट ऑफ न्यूक्लियर फिशन, ठीक है। लाइट न्यूक्लियस such as that of hydrogen combined and the process is that of nuclear fusion, ये वाला भाई साहब इंपॉर्टेंट है। बाइंडिंग एनर्जी इज हाई इन द लार्ज इन द रेंज ऑफ भाई साहब आपका 28A to 138, ठीक है, क्लियर है। Okay, the principle of equivalence is used to estimate the binding energy of nucleus, to estimate the energy released in a nuclear reaction, only A, both A and B, the principles of equivalence, equivalence मतलब energy mass equivalence, E is equal to mc square, is used to estimate the binding energy of nucleus। क्या ये सही होगा, क्यों नहीं सही होगा, अभी तो पढ़ा हमने, बाइंडिंग एनर्जी हो रहा है ना उससे, तू कंफ्यूज हो रहा है क्या, बाइंडिंग एनर्जी क्या है, डेल्टा ई इज इक्वल टू, अभी हमने पढ़ा ना डेल्टा एम सी का स्क्वायर, ये डेल्टा एम कहां से आ रहा है, मास डिफेक्ट से आ रहा है भाई साहब, आपके न्यूक्लियॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस बना रहे हैं, कोई कंफ्यूजन है तो क्लैरिफाई करो। आपके ये जो डेल्टा एम आ रहा है ये कहां से आ रहा है, न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियस में आ रहे हैं तो आपको मास गिरेगा ही, और ये जो मास गिरा है यही बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट होगा। सो इजंट इट राइट टू एस्टिमेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस, क्योंकि इससे द प्रिंसिपल, तो इस एनर्जी आप ये कर रहे हो ना, देखो कितना आपके मास में घटा हुआ, दैट इज मास डिफेक्ट, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा ई बाई सी का स्क्वायर। क्या हम इसको यूज कर सकते हैं, एनर्जी मास इक्विवेलेंस को हम यूज कर सकते हैं टू डिटरमिन द बाइंडिंग एनर्जी। अब बाइंडिंग एनर्जी को अगर आपको मालूम है मास डिफेक्ट क्या है तो आप उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका बाइंडिंग, अभी हमने देखा ना कि एक एएमयू के इक्विवेलेंट कितना बाइंडिंग एनर्जी होता है, एक एटॉमिक मास के इक्विवेलेंट कितना बाइंडिंग एनर्जी होता है भाई साहब आपका 9315 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। एक एएमयू मतलब एक एटॉमिक मास यूनिट का अगर आपको डिस्ट्रक्शन हो रहा है मास का, एक एटॉमिक मास यूनिट का भाई साहब अगर घपला हो रहा है, कम आ रहा है, तो उसका इतना बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। ओके, टू एस्टिमेट द एनर्जी रिलीज इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है, क्या ये दोनों भी सही होंगे, यस दोनों भी सही होंगे। आपका भाई साहब न्यूक्लियर रिएक्शन है क्या, या तो न्यूक्लियर फ्यूजन होगा और या तो न्यूक्लियर फिजन होगा। न्यूक्लियर फ्यूजन या फ्यूजन क्यों हो रहा है भाई साहब, क्योंकि एटम जो है स्टेबिलिटी एक्वायर करना चाहती है। अभी तक आपने जो देखा है एटम की स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन रिलेटेड देखा है, ये केमिकल रिएक्शन में होता है, लेकिन यहाँ पे एटम स्टेबिलिटी इसलिए एक्वायर करना चाहती है ताकि उसका बाइंडिंग एनर्जी वगैरह सब कुछ बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए आपका भाई साहब जो भी एनर्जी रिलीज होगा न्यूक्लियर रिएक्शन में, दैट विल बी, ठीक है, एज पर एनर्जी मास इक्विवेलेंस। मैं गिन रहा हूं, साल में ना तेरे कम से कम 15 से 20 बार बच चुके हैं। ओके, वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू, अरे आदित्य कितना होगा, हाँ देखना क्यों पड़ेगा, बचपन में पढ़ा भाई साहब 9 10 में, 1.66 इंटू, ग्राम में तो नहीं होगा, दिस विल बी द वन, ठीक है, वन एटॉमिक मास यूनिट। और अगर अपन भाई साहब इसको एनर्जी में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, एनर्जी में 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो ये नहीं होगा, ठीक है, अगर एनर्जी में हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो, ठीक है। सो दिस वुड बी द आंसर। ओके, द डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ द न्यूक्लियस एंड द टोटल मास ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज नोन एज, तो मास ऑफ द न्यूक्लियस एंड द टोटल मास ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स व्हिच इज न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स और एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस में जो डिफरेंस आता है उसको अपन क्या बोलेंगे, मास डिफेक्ट। ये डेल्टा एम जो होगा इसी से क्या बनेगा आपका बाइंडिंग एनर्जी, तो आप इस डेल्टा ई को जो कैलकुलेट करेंगे ये हो जाएगा आपका डेल्टा एम इंटू सी का स्क्वायर। क्या कंफर्म कर रहा है तू, ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। सो द डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ द न्यूक्लियस एंड द टोटल मास ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज कॉल्ड मास डिफेक्ट, दिस इज नोन एज द मास डिफेक्ट। क्लियर भाई साहब, आर वी क्लियर। इफ m is the atomic weight, a is the mass number, then m minus a upon a, ये क्या हो जाएगा भाई साहब, if m is the atomic weight, a is the mass number, m minus a upon a, ये क्या हो जाएगा, m is the atomic weight and a is the mass number, ये भाई साहब आपका मास नंबर है,
एटॉमिक वेट है और ये आपका मास नंबर है अपॉन ए, ये क्या हो जाएगा, m इज द एटॉमिक वेट, a इज द मास नंबर। बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगा रहे हो भाई साहब। देखो ये क्या है, m इज द एटॉमिक वेट, m इज द एटॉमिक वेट मतलब क्या है आपका, m इज द एटॉम, अरे m माइनस a है, a इज द मास नंबर। भाई साहब ये तो देखना पड़ेगा क्या है ये, मास डिफेक्ट, पैकिंग फ्रैक्शन, बाइंडिंग एनर्जी, चेन रिएक्शन, नहीं पैकिंग फ्रैक्शन होगा। ओके, सॉलिड स्टेट आप लोगों ने पढ़ा है, इन लोगों ने नहीं पढ़ा है, ठीक है। m माइनस ए अपॉन ए, तो दैट विल बी पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन बेसिकली होता क्या है, जैसे समझ लो किसी मिठाई के डब्बे में आपने लड्डुओं को पैक करके रखा है, ठीक है, तो जितना आप एम्प्टी स्पेस को अवॉइड करते हो दैट इज बेसिकली योर पैकिंग फ्रैक्शन। तो उसका अलग कैलकुलेशन होता है, अलग अलग उसमें, ये आपके वॉइड्स हैं, ठीक है। अगर समझ लो भाई साहब एक आपने बड़ा डब्बा लिया, उसमें 4 लड्डू डाले हैं, ठीक है, किसी को कंजूसी में आप देना चाहते हो, ढपा 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 ढपर करेगा वो, ठीक है, तो आपके वॉइड्स बहुत ज्यादा है, तो उसको हम बोलेंगे इनएफिशिएंट पैकिंग, ठीक है। ये पैकिंग फ्रैक्शन एक सॉलिड स्टेट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, सो यू कैन कीप दिस फॉर दिस टाइम। ओके, फोर्सेस इनसाइड अ न्यूक्लियस, तो भाई साहब न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से फोर्सेस होते हैं, एक होता है आपका न्यूक्लियर फोर्सेस, एक होता है आपका कूलम्बिक फोर्सेस, देन दे आर टेंसर फोर्सेस, देन दे आर हार्डकोर रिपल्सिव फोर्सेस, ठीक है। सो विल स्टडी ऑल दीज फोर्सेस। हमारा यहाँ पे भाई साहब न्यूक्लियस के साथ ही लेन देन है, ठीक है, वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड न्यूक्लियस आउट हियर। तो न्यूक्लियर फोर्सेस में क्या क्या आ जाएगा, न्यूक्लियर फोर्सेस, द फोर्सेस विच आर एक्टिंग विद इन द न्यूक्लियस और अमंग द न्यूक्लियॉन्स आर कॉल्ड द न्यूक्लियर फोर्सेस। तो जो आपके भाई साहब न्यूक्लियस या न्यूक्लियॉन्स के बीच में एक्ट कर रहे हैं उनको अपन बोलते हैं भाई साहब न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है। तो फोर्सेस which are acting within the nucleus or among the nucleons are called nuclear forces। तो ऐसा न्यूक्लियस न्यूक्लियॉन्स के अंदर जो फोर्सेस एक्ट करे, मतलब प्रोटॉन्स के बीच में, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में तो ऑब्वियसली कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा, तो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में ही एक्ट करेगा, ना ही न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में कोई फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है। तो दीज आर फोर्सेस विच आर विद इन द न्यूक्लियस और अमंग द न्यूक्लियॉन्स आर कॉल्ड द न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस इज मच स्ट्रॉन्गर देन कूलम फोर्स और द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये कूलम फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स से भी स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है। ये कूलम फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स से भी आपका स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे भाई साहब ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन है। द न्यूक्लियर फोर्स between two nucleons fall rapidly to zero as their distance is more than femtometers। अगर दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में आपने डिस्टेंस को, फेम्टोमीटर मतलब 10⁻⁻15 मीटर, इससे थोड़ा सा भी बढ़ा दिया, टप से नीचे गिरेगा। द न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स फॉल्स रैपिडली टू जीरो, इनका भाई साहब रैपिडली गिरता है फॉर डिस्टेंस मोर देन फेम्टोमीटर्स। थोड़ा बहुत 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा हो गया तो टप से नीचे गिर जाएगा ये, ठीक है। दिस लीड्स टू सैचुरेशन ऑफ फोर्सेस। इससे भाई साहब होगा क्या, सैचुरेशन ऑफ फोर्सेस हो जाएंगे। दिस विल एक्चुअली लीड टू सैचुरेशन ऑफ फोर्सेस। द न्यूक्लियर फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन कूलम फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स। ये भाई साहब आपके कूलम फोर्स या ग्रेविटेशन फोर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, ठीक है। द न्यूक्लियर फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन कूलम फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है। ओके, potential energy between two nucleons as a function of distance and it is minimum at distance r naught। तो आपका भाई साहब देखो पोटेंशियल एनर्जी है between two nucleons, न्यूक्लियॉन्स मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स, तो ये आपका जो है तो मिनिमम होता है। पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एंड इज मिनिमम एट अ डिस्टेंस r naught। इस डिस्टेंस पे ये मिनिमम होगा, ठीक है, दिस डिस्टेंस r naught, ठीक है। ओके, दिस डिस्टेंस इज r naught। Repulsive force between protons is about 10 raised to 36 times as great as the gravitational force between them। ठीक है, तो मतलब जो उनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स क्या ही एग्जिस्ट करेगा। ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, जी m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर, r क्या ही होगा, और m1 m2 भी अगर आप देखोगे तो क्या होगा, ठीक है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 क्या ही वैल्यू आएगा। तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा ये रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन, जिसको आप प्रूव भी कर सकते हैं एक्चुअली, ठीक है। दिस इज वेरी मच इजीली प्रूवेबल, 10⁻36 टाइम्स एज ग्रेट एज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। रिपल्सिव फोर्स जो होगा, अभी भाई साहब रिपल्सिव फोर्स क्या है देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन r का स्क्वायर। लेट्स से हमने r 1 मीटर ले लिया डिस्टेंस, ठीक है, सो दिस वन विल बी हाउ मच, 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 Q2 मतलब हो गया आपका भाई साहब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इसका भाई साहब स्क्वायर
अपॉन लेट से 1 का स्क्वायर. सो दिस विल बी हाउ मच 9 into 10 raised to 9 into यहाँ पे हो गया आपका 2.56 into 10 raised to minus 38 है ना. 10 raised to minus 38. ये समझ में आ रहा है. Q1 Q2 मतलब दो प्रोटॉन्स हो गए और प्रोटॉन्स का चार्ज कितना होता है 1.6 into 10 raised to minus 19. तो 1.6 into 10 raised to minus 19 का हमने किया यहाँ पे स्क्वायर. ठीक है. दिस इज द कूलम्बिक फोर्स बिटवीन देम. इसको कर लो भाई साहब कितना आ जाएगा 2.56 into 9 9 6 जा 54 9 5 जा 45 plus 5 50 9 2 जा 18 plus 5 23. ठीक है. 2.56 into 9 9 6 जा 54 9 5 जा 45 5 plus 45 plus 5 50 9 2 जा 18 18 plus 5 23 23.04 into 10 raised to minus कितना आ जाएगा 38 29 ना माइनस 29 आ जाएगा -29 जिसको अपन क्या लिख सकते हैं 2.304 इंटू 10 रेज टू -28 ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब. ठीक है. ग्रेविटेशनल फोर्स अगर देखोगे तो कितना आ जाएगा देखो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू G इंटू M1 M2 अपॉन R का स्क्वायर. यार अगर हमने 1 मीटर ले लिया देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6.67 इंटू 10 रेज टू -11 1.67 इंटू 10 रेज टू -27 इसका भाई साहब स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर. तो ये हो गया आपका 6.67 1 को अगर हमने 2 भी ले लिया यहाँ पे 1.67 को. ठीक है. या 2.56 ही ले लो इसको भी वैसे 2.56 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 रेज टू -11 और 27 का 2 कर लो तो ये हो गया 54. तो ये हो गया आपका -54. ठीक है. अपॉन 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई साहब यहाँ पे तो ये हो गया आपका 10 रेज टू 54 54 -54 -11 4 plus 1 5 5 plus 1 6 -65 तक आ रहा है. ठीक है. 6.67 इंटू 2.56. ठीक है. तो अगर हम इसको करते हैं भाई साहब 65 और 28 65 है आपका और 28 प्लस 7 15 7 से 2 गया भाई साहब 59 28 तो गड़बड़ कर रहे हैं भाई साहब 6.67 10 रेज़ टू -11 तो 54 5 5 plus 1 6 हाँ 64 आ रहा है. देखो इसको अगर हम करेंगे ना इसको कर 6.6 इंटू 2.6 इसका अप्रोक्सीमेटली 12 अगर ले लेते हम 6 इंटू 2 12 ले रहे हैं. ठीक है. इंटू 10 रेज टू -65 जिसको अपन 1.2 इंटू 10 रेज टू -64 ऐसा लिख सकते हैं. अभी इन दोनों को कंपेयर कर लो भाई साहब. ये है 10 रेज टू 2 माइनस 10 रेज टू -28 और ये है आपका 64. कितने का डिफरेंस आ रहा है देखो आपका 36 का डिफरेंस आ जाएगा. ठीक है. सो अप्रोक्सीमेटली आपका देखो 36 का डिफरेंस 10 रेज टू 36 टाइम्स. ठीक है. तो रिपल्सिव फोर्स बिटवीन प्रोटॉन्स इज अबाउट 10 रेज टू 36 टाइम्स as great as the gravitational force between them. The ratio of relative strengths of the gravitational, electric and nuclear forces. Gravitational force अगर 1 है तो आपका भाई साहब electrical force that is electrostatic force will be 10 raised to 36 and nuclear force will be 10 raised to 38. ठीक है. इसको जरा लिख लीजिए भाई साहब ये वाला. प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स दैट इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन नेचर. ठीक है. ये भाई साहब बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है. इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन नेचर. चार्ज इंडिपेंडेंट दैट इज प्रोटॉन प्रोटॉन का फोर्स जो है तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के फोर्स के ऑलमोस्ट इक्वल है और ये आपका भाई साहब प्रोटॉन न्यूट्रॉन के फोर्स के इक्वल है. ठीक है. तो प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स वेरी स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्टिव फोर्स है. ये स्ट्रॉन्गेस्ट इन नेचर है. चार्ज इंडिपेंडेंट मतलब आपका प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स है वो आपके ऑलमोस्ट न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स है उसके बराबर होगा. दैट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू प्रोटॉन न्यूट्रॉन का फोर्स. ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही आपका न्यूक्लियस बना हुआ है. ठीक है. सो वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स इज देयर इन इन न्यूक्लियर फोर्स. ठीक है. इस न्यूक्लियर फोर्स में बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है. शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस आर एप्लीकेबल ओनली व्हेन द सेपरेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज टू अ ऑर्डर ऑफ 10 रेज़ टू -15. इससे ज्यादा आपने देखा भाई साहब ग्राफ टप से नीचे गिर जाएगा जीरो हो जाएगा. ठीक है. तो फर्मी मीटर के दायरे में ही
आपका न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रांगली एक्ट करेगा, ठीक है, फर्मी मीटर के दायरे में ही। तो बिल्कुल ध्यान नहीं, ठीक है। शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस आर एप्लीकेबल ओनली व्हेन द सेपरेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज टू द ऑर्डर ऑफ 10⁻15 मीटर। मतलब आपका भाई साहब एक फर्मी मीटर के दायरे में ही आपके न्यूक्लियर फोर्सेस एक्टिव होंगे, ठीक है। वो चाहे प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स के बीच में हो, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स के बीच में हो, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में। स्पिन डिपेंडेंट न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट इफ द स्पिन्स ऑफ द न्यूक्लियॉन्स आर पैरेलल, ठीक है। तो स्पिन डिपेंडेंट मतलब आपके न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट इफ द स्पिन्स ऑफ द न्यूक्लियॉन्स आर पैरेलल। तो आपके स्पिन्स अगर है न्यूक्लियॉन्स के वो पैरेलल है, तो आपका भाई साहब स्पिन डिपेंडेंट हो जाएगा। ये काफी कम है। नॉन सेंट्रल द न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। मतलब ये एक न्यूक्लियॉन है, एक न्यूक्लियॉन है, तो ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर फोर्स इन दोनों के लाइन के सेंटर में एक्ट करेगा। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। तो पहला है आपका भाई साहब नॉन इलेक्ट्रिकल है, नॉन ग्रेविटेशनल। नॉन इलेक्ट्रिकल मतलब क्या होगा? रेड रेड, लाल छड़ी मैदान खड़ी। नहीं, न्यूक्लियर फोर्स आपका नॉन इलेक्ट्रिकल का मतलब क्या है? हम्म आपने अभी पढ़ा कि अगर हम प्रोटॉन्स को साथ में ला रहे हैं, देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन। देखो, एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में एक फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, वो जिस भी रीजन से एग्जिस्ट कर रहा हो, लेकिन एक प्रोटॉन और प्रोटॉन में क्यों फोर्स एग्जिस्ट करेगा? और वो भी अट्रैक्टिव फोर्स, क्यों? हाँ, हाँ, तो ऑपोजिट में तो रिपल्स करेंगे ना भाई साहब, अट्रैक्टिव फोर्स कहां से आएगा? तो इसीलिए ये नॉन इलेक्ट्रिकल है। दिस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन देयर चार्जेस, ठीक है। एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रिकल कुलोम्बिक फोर्स है, इसीलिए आप भाई साहब वहां पे के जेड ई स्क्वायर ये सब करते हो, ठीक है। प्रोटॉन और प्रोटॉन में आप ये नहीं अप्लाई करते हो, कुलोम्बिक फोर्स अप्लाई नहीं करते हो। आपने भाई साहब देखो, जैसे ऐसे बोला ना कि बोर की जो थियरी निकाली आपने, कैसे निकाली भाई साहब, ठीक है। आपने बोला कि भाई साहब एक एक इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। इसका एंगुलर मोमेंटम भाई साहब ये सब जितना भी था आपका, कैसे आया? आपने क्या किया, एम वी स्क्वायर बाई आर, जो एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, दैट इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर। ये आपने बोल दिया। ये क्या है? कुलम्बिक फोर्स है। ये फोर्स कहां से आ रहा है? सेंट्रली पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस में आपका जेड होगा, और ये हो गया भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, दोनों के बीच में आपका क्या हो जाएगा? कुलम्बिक फोर्स। So this is coulombic force on the right hand side and this is the centripetal force on the left hand side, ठीक है। इसके बाद आपने mvr इज इक्वल टू एनएच बाई टू पाई किया हो, या भाई साहब आपने डी ब्रोगाइल का वेवलेंथ यूज किया हो to determine the velocity radius, that is immaterial. What matters here is that in this calculation you are using coulombic force, which happens to be an attractive force. So in this calculation wherein protons are embedded inside a nucleus, why are you not using the coulombic force? Because nuclear force आपका जो है वो non electrical in nature है। न्यूक्लियस के अंदर जो तमाम फोर्सेस हैं वो चार्ज इंडिपेंडेंट है। समझ में आ रहा है? ये दे आर नॉन इलेक्ट्रिकल इन नेचर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है। इलेक्ट्रिकल नॉन इलेक्ट्रिकल इन नेचर मतलब ना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और ना ही करंट इलेक्ट्रिसिटी में भाई साहब आप इसका मूल्यांकन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, क्यों? ये क्या बुद्धीला इफेक्ट हो गया भाई साहब? ओके, नॉन ग्रेविटेशनल, इसमें भाई साहब कोई क्या ही ग्रेविटेशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। आपका भाई साहब 1.67 इंटू 10⁻27 इसका स्क्वायर करके फिर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 6.67 इंटू 10⁻11, हिंदी कुछ बचेगा ही नहीं भाई साहब, ठीक है। सो नॉन ग्रेविटेशन अगर हम कैलकुलेशन एस्पेक्ट से भी जाए तो नॉन ग्रेविटेशन ही हो जाएगा। एक्सचेंज फोर्सेस, न्यूक्लियर फोर्स इज ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ पाई मीसॉन्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। ये जो है ये थोड़ा सा आपके ऊपर से जाएगा क्योंकि आपके अभी इंक्लूडेड नहीं है आपके सिलेबस में, ठीक है। ये जो न्यूक्लियर फोर्स है तो ये किस टाइप का फोर्स हो गया भाई साहब? आप बोल रहे हो दो पॉजिटिव चार्ज उसको आप एक बैग में ठूस रहे हो और बोल रहे हो कि उनमें कोई रिपल्शन नहीं होगा, उल्टा अट्रैक्शन होगा। व्हाई विल दिस हैपन? ठीक है। सो इज ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ पाई मीसॉन्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स के बीच में पाई मीसॉन्स का एक्सचेंज होता है, ठीक है। नॉट वेरी डिस्क्रिप्टिवली इन योर कोर्स, ठीक है। तो दिस पाई मीसॉन, दैट इज पाई प्लस, पाई माइनस एंड पाई नॉट, दीज वर ऑल प्रेडिक्टेड बाय युकावा, हु वाज बेसिकली अ जापानीज साइंटिस्ट, ठीक है। तो आपका जो देखो एक प्रोटॉन का भाई साहब क्या है, n प्लस पाई प्लस है, और एक न्यूट्रॉन का n प्लस पाई माइनस है, ठीक है। ये आपके मिसॉन्स होते हैं। इस मिसॉन्स के एक्सचेंज की वजह से न्यूट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, ठीक है, न्यूक्लियॉन्स आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर।
ओके, तो आपका देखो यहाँ पे प्रोटॉन क्या हो जाएगा, प्रोटॉन इज इक्वल टू n प्लस पाई नॉट। न्यूक्लियर फोर्सेज शो द प्रॉपर्टी ऑफ सैचुरेशन, तो एक सैचुरेशन हो जाएगा, मतलब आप बैग में ठूसते जा रहे हो, ठूसते जा रहे हो, ठूसते जा रहे हो, आपने देखा भाई साहब यूरेनियम U-38 में भाई साहब उसकी बाइंडिंग एनर्जी गिर गई, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी भाई साहब गिर गई, ठीक है। तो अगर बाइंडिंग एनर्जी गिर गई मतलब अभी ये क्या हो रहा है, अभी ये भाई साहब नहीं संभाल पाए, ठीक है। तो एक क्लास के 20 बच्चों को संभालना और 20 टीचर को पूरे स्कूल को संभालना, देयर इज अ मैसिव डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका मास तो बढ़ता जा रहा है और बढ़ते 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 इतना ज्यादा हो गया है कि आप भाई साहब टपक टपक सब निकलने लगेंगे, ठीक है। दे विल नॉट बी एबल टू बी हेल्ड टुगेदर, सो दे विल बेसिकली नाउ डिस्पर्स, और यही आपका भाई साहब हो जाएगा रेडियो एक्टिविटी का मेन रीजन, ठीक है। ओके, सो न्यूक्लियर फोर्सेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ सैचुरेशन, एक पॉइंट के बाद ये सैचुरेट हो जाएंगे, ठीक है। देयर विल, उसके बाद आप न्यूक्लियॉन्स को ठूसने की कोशिश भी करेंगे तो भी वैसा अनस्टेबल ही होंगे, ठीक है। ओके, a nucleon does not interact with all other nucleons but only with a limited number of them which are nearest to it, ठीक है, limited number of them which are nearest to it. Hardcore repulsive force, if the distance between two nucleons becomes less than 0.5 Fermi meter, there exists a force of repulsion instead of attraction. इसको लिख लीजिए भाई साहब, अगर दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में 0.5 फर्मी मीटर से, ठीक है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स, अभी ये न्यूक्लियॉन्स क्या हो सकते हैं, प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं और प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स भी हो सकते हैं, becomes less than 0.5 fermi meter, there exists a force of repulsion instead of attraction, ठीक है। these forces are called hardcore repulsive forces, तो ये हमारा चौथा कैटेगरी आ गया फोर्स का, ठीक है, ये हमारा चौथा कैटेगरी आ गया फोर्स का। these are basically hardcore repulsive forces, दे आर स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्सेज, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्सेज होंगे। और ये कब होगा भाई साहब, जब आपका डिस्टेंस 0.5 फर्मी मीटर से कम होने लगे, 0.5 फर्मी मीटर या उससे कम, ठीक है। आर बी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ठीक है। These are strong repulsive forces, तो हमने चार फोर्सेस देखा न्यूक्लियर फोर्सेस में। These forces keep the volume and density of the nucleons constant, ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम और डेंसिटी भाई साहब कांस्टेंट रहता है। टेंसर फोर्सेस क्या होते हैं, ऑल न्यूक्लियॉन्स हैव स्पिन, तो अभी देखो जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन होता है तो न्यूक्लियॉन्स भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, दे विल ऑल्सो हैव अ स्पिन। और हमने देखा कि जैसे ही आप किसी चार्ज पार्टिकल को मूव कराएंगे उसके आजू बाजू मैग्नेटिज्म क्रिएट होगी, ठीक है। So all nucleons have spin, so they behave as magnetic dipoles. ये मैग्नेटिक डाइपोल्स की तरह काम करेंगे, ठीक है। रिलैक्स व्यू में तू माउस को देख रहा है, टार्जन की तरह ऐसे टेढ़ों टेढ़ों करेगा, ऐसा कुछ तो ख्याल आ रहा होगा ना। ऑल न्यूक्लियॉन्स हैव स्पिन, ठीक है, तो सारे न्यूक्लियॉन्स में भाई साहब ऐसे स्पिन होते हैं, ठीक है। ये जितने भी आपके न्यूक्लियॉन्स हैं ये सब भाई साहब घूम रहे हैं, ठीक है। और जब भी आप किसी चार्ज को घुमाओगे तो उसके आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, किसी भी चार्ज के घूमने से, किसी भी चार्ज के मूव होने से उसके आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड होगी ही। तो क्या यहाँ पे भाई साहब, सो व्हाट विल हैपन, दे बिहेव एज मैग्नेटिक डाइपोल्स, हर एक का भाई साहब एक मैग्नेट, जैसे आपने पढ़ा हुआ है भाई साहब आपके चार क्वांटम नंबर्स में एक मैग्नेटिक, सॉरी अपना स्पिन क्वांटम नंबर है। ये स्पिन क्वांटम नंबर कैसे जनरेट हो रहा है, बिकॉज along with revolution the electrons are also undergoing rotation, और क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल हैं और वो रोटेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनकी वजह से एक मैग्नेटिक पोल क्रिएट होगा, ठीक है। और ये मैग्नेटिक पोल के चलते आपका स्पिन क्वांटम नंबर जनरेट हो रहा है। आगे चल के यही एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो जाती है किसी एलिमेंट की, क्या वो डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है या फेरोमैग्नेटिक है। दीज आर थिंग्स दैट यू हैव ऑलरेडी कंसिडर्ड, ठीक है। तो आपका भाई साहब जितना आपके जितने भी ऑर्बिटल्स हैं जहां पे भी भाई साहब पेयरिंग का स्कोप दिखेगा आपका अगर हो रहा है तो यहाँ पे आपका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसा रहेगा इकलौता तो मैग्नेटिक मोमेंट भाई साहब प्लस होता रहेगा, ठीक है। एंड दैट इज व्हाट बेसिकली मेक्स योर डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे तो खैर इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे थे, न्यूक्लियॉन्स में भी लगभग यही रवैया है कि अगर आपके भाई साहब न्यूक्लियॉन्स हैव स्पिन सो दे बिहेव एज मैग्नेटिक डाइपोल्स, देयर एग्जिस्ट अ फोर्स बिटवीन टू डाइपोल्स, दिस फोर्स इज कॉल्ड एज टेंसर फोर्स। इसी फोर्स को अपन क्या बोलेंगे भाई साहब, टेंसर फोर्स, ठीक है। ओके, इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है। इट प्रिवेल्स अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 3 फर्मी मीटर, 3 फर्मी मीटर तक भाई साहब ये फोर्स रहेगा। टेंसर फोर्सेस अराइज ड्यू टू द स्पिन मोशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स,
तो ये भाई साहब स्पिन मोशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स की वजह से अराइज होते हैं, ठीक है, दे अराइज ड्यू टू स्पिन मोशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स। बीटा डीके इज मेनली ड्यू टू टेंसर फोर्सेस। तो आपका जो बीटा डीके होता है, ठीक है, आप इसको लिख लीजिए भाई साहब, बीटा डीके इज मेनली ड्यू टू टेंसर फोर्सेस। एनी न्यूक्लियर रिएक्शन इन्वॉल्व द कंजर्वेशन ऑफ मास, एनर्जी, चार्ज, मास नंबर, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। कोई भी जो भी न्यूक्लियर रिएक्शन होगा उसमें आपका मास कंजर्व रहेगा, मतलब रिएक्शन के इस तरफ और रिएक्शन के इस तरफ जो मासेस ऑफ पार्टिकल्स होंगे, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, जो भी रहा होगा वो कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स विल बी इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो आपका भाई साहब कंजर्वेशन ऑफ मास, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन, चाहे वो फ्यूजन का हो चाहे फिजन का हो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो आपके मासेस होंगे वो इक्वलेंट होंगे, ठीक है। सो दिस बेसिकली इज एज पर द कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा क्या है भाई साहब, आपका एनर्जी, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, ठीक है, एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, चार्जेस भी कंजर्व होंगे, मास नंबर्स भी कंजर्व होंगे, लीनियर मोमेंटम विल आल्सो बी कंजर्व एंड एंगुलर मोमेंटम विल आल्सो बी कंजर्व, ठीक है। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? वाह, वेरी गुड, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम हो गया आपका एमवी, और एंगुलर मोमेंटम, अरे अभी तो इसके पहले तो बोर का दिया एमवीआर, एमवीआर, और एमवीआर बेसिकली होता क्या है, एनएच बाई टू पाई, ठीक है, ये होता है एनएच बाई टू पाई, ठीक है, क्लियर है। तो दिस इज बेसिकली, तो ये सारी चीजें आपकी कंजर्व्ड होंगी रिएक्शन के हिसाब से। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट न्यूक्लियर फोर्सेस? चलिए भाई साहब इसको तो करना ही पड़ेगा। दे आर शॉर्ट रेंज अट्रैक्टिव फोर्सेस, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, they change to repulsion at very close distance, and they obey inverse square law. शॉर्ट रेंज अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? परमीमीटर में होंगे, तो फटाफट से बोलो ना भाई साहब, तो क्या ये सही होगा? शॉर्ट रेंज अट्रैक्टिव फोर्सेस आर दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। यहां तक आपने इतना कुछ पढ़ लिया, कहीं पे भी आपने भाई साहब के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ये देखा क्या? नहीं देखा भाई साहब। तो इसका मतलब आपका कोलम्बिक फोर्स तो इसमें आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये तो भाई साहब इंडिपेंडेंट, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, तो ये करेक्ट है। क्या ये करेक्ट है भाई साहब? दिस इज ऑल्सो, यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है ना, ओके। दे चेंज टू रिपल्शन एट वेरी क्लोज डिस्टेंस, अभी हमने देखा भाई साहब किस डिस्टेंस पे ये रिपल्सिव हो जाएगा, लेस देन 0 पॉइंट, ओके क्या, ओके, लेस देन 0.5 पर मीटर पे भाई साहब ये रिपल्सिव हो जाएगा, ठीक है। ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, कोई डिपेंडेंसी नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप इनवर्स स्क्वायर लॉ में आएंगे इसका मतलब आपको कोलम्बिक लॉ पे आना पड़ेगा, और फिलहाल हमने कोलम्बिक लॉ इसमें लगाया ही नहीं है, ठीक है। तो दिस इज रॉन्ग, अदरवाइज ऑल दीज आर करेक्ट। क्या ये समझ में आ रहा भाई साहब? क्लियर है? आर वी क्लियर? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत इंटेलिजेंट लोग हो। ओके, सो दे obey inverse square law is an incorrect statement. Nuclear forces between any two protons and a proton and a neutron and two neutrons are respectively FPP, ठीक है, F, NP and F and N. Then आपका भाई साहब क्या हो जाएगा? हाय, लास्ट चिड़ी मैदान खड़ी, चलिए चलिए फटाफट। सब सेम होंगे, इसका इंग्लिश रूपांतरण बोलिए। एफ पी पी इज इक्वल टू एफ एन पी इज इक्वल टू एफ एन एन, विच इज ऑप्शन सी, ओके, ठीक है। आप तो ऐसे बोल रहे कल से भाई साहब 2000 रुपए नोट बंद हो जाएगा 8 बजे से, ऐसा ऐलान कर रहे हैं। अरे क्या क्या बंद होगा, क्यों कर रहे हैं, ये सब बताइए ना भाई साहब, ठीक है। ओके, सो दिस विल बी एफ पी पी विल बी इक्वल टू एफ एन पी एंड दिस विल बी इक्वल टू एफ एन एन, ठीक है। तुम लोग सब पैदा हो गए थे डिमोनेटाइजेशन पे? नहीं देखा था अपने आंखों के सामने? नहीं देखा था? इतनी देर में पैदा हुए हो? अच्छा जी, डिमोनेटाइजेशन, डिमोनेटाइजेशन की बात कर रहा हूँ भाई साहब, ठीक है। मुझे कुछ पेरेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था कि लंबा क्लास मत रखिए, तो मैं आज 7:30 बजे की क्लास रख रहा हूँ, आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। आपका मैथ्स कल जरा ठीक से दीजिएगा, आपका भी मैथ्स है आज था कि वेडनेसडे ना, वेडनेसडे बोला था ना तुमने? तुम्हारा क्या, हाँ, फिर से चेंज हुआ? तुमने वेडनेसडे बोला था मुझे, ओके, मैंने सोचा तुम्हारा भी कल है।